एडीआर है क्या, उसकी वैरायटीज, उसकी प्रेजेंट स्टेटस, इम्प्लीमेंटेशन का क्या है हमारे कानून। इसका मकसद ये होता है कि जो हमारे फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस है, हमारी अदालतें हैं, उनके अलावा आपको ये ज़रिए फ़राहम किए जाएँ जिनके तहत आप अपने जो तनाज़ात हैं उनका हल ढूँढ सकें। क्या वजह है कि चीजें मौजूद हैं, अब तो कानून भी है लेकिन फिर भी भरमार है अदालतों में, या ये रवैया ही है कि आपने एक दूसरे को टीज करना है। जब तक आप डिटर नहीं करेंगे लोगों को मुकदमे लेके आना आसान है, तब तक लोग जो हैं वो मुकदमे लाते जाएंगे। दूसरी वजह, मुकदमों का फैसला होना भी बहुत अहम है। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारी अदालतों में इतने सारे मुकदमे। सिर्फ इसका ताल्लुक मेरे ख्याल में रवैये से नहीं है। क्या वजह है कि आज तक हम अपना 1940 का जो आर्बिट्रेशन एक्ट उसको बेहतर नहीं कर सके, उसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं ला सके। हमारा अगर तो निज़ाम इस नौइयत का होता कि आप इस कानून को लेकर भी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते, तो फिर शायद इस कानून में भी कोई मसला नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम। कसूर किसका है? किसी एक पार्टी का आप नहीं कह सकते कि आर्बिट्रेटर का कसूर है या वुकला का कसूर है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं लॉ के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बैरिस्टर अहमद सईद एंड आई वेलकम यू टू अनदर शो ऑफ लीगल आई। हमारा आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसकी इकसाम, उसकी वैरायटीज़ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है पाकिस्तान में ट्रेडिशनली क्या रही और दौरे हाजिर में क्या है। इसी टॉपिक पर आज हमने अपने साथ मधु किया है स्टूडियोज़ में सैयद शहाब कुतुब साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए हमारे नाजरीन के लिए कि एडीआर है क्या, उसकी वैरायटीज और उसकी प्रेजेंट स्टेटस, इम्प्लीमेंटेशन का क्या है हमारे कानून। जी, एडीआर जो है बुनियादी तौर पे, जैसे ये नाम है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका मकसद ये होता है कि जो हमारे फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस है, हमारी अदालतें हैं, उनके अलावा आपको ये ज़रिए फ़राहम किए जाएँ जिनके तहत आप अपने जो तनाज़ात हैं उनका हल ढूँढ सकें। और वो प्रोसेसेस जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पंचायत का सिस्टम होता था, कुछ जगहों पे जिरगे का सिस्टम था जिसके अंदर अदालतों के अलावा लोग अपने डिस्प्यूट जो हैं वो लेके जाते थे। लेकिन इन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो तरीके हैं उनको ज़रा फॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो अब आपके पास जो मुख्तलिफ इकसाम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मौजूद हैं, उनमें आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है। इनके ज़रिए कोशिश ये की जाती है कि लोग जो हैं वो अपने डिस्प्यूट्स जो अदालती निज़ाम है उसके अलावा भी हल कर सकें। वजह क्या है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है? एक तो इसकी वजह ये है कि इससे जो आपके लिटिगेंट हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है, उनका वक्त बचता है। अदालतों में आपको पता है कितना वक्त लगता है मुकदमों को अपने अंजाम तक पहुंचने में। और ज़ाहिर है इसमें कॉस्ट का एलिमेंट भी है, कुछ हद तक वक्त आपका अगर बचेगा, आपकी कॉस्ट सेविंग भी जो है कुछ हद तक वो होती है। दूसरी तरफ अदालतों पे जो बोझ है, जो अदालतों के ऊपर बेशुमार केसेस का लोड है, वो लोड भी इन एवेन्यूज़ की तरफ अगर आप जाते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, तो वो लोड भी कम होता है। इसीलिए इनकी तरफ जो है अब रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो सर, ऐसा देखने में आया है कि हमारे यहाँ मीडिएशन और निगोसिएशंस और कंसिलिएशन जो डिफरेंट वैरायटीज हैं एडीआर की, उनकी तरफ उतना फोकस नहीं है, फोकस ज़्यादा आर्बिट्रेशन की तरफ है। और आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो 1940 का है जो इन्फोर्स है। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई, फेडरल में 2017 का एक्ट आ गया, पंजाब में 2019 का आ गया, रूल्स भी 2020 के आ गए। ये क्या वजह है कि इतना टाइम लगा है हमें यहाँ तक आने में, और अभी इसकी करंटली पोजीशन क्या है इम्प्लीमेंटेशन की, और ये कितने इन्फोर्स हैं इस वक्त? देखिए, जैसा आपने कहा, आर्बिट्रेशन जो है, हमारा आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है वो 1940 से वो एक्ट इन फोर्स है। और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जिस मैकेनिज़्म को इस्तेमाल किया गया वो आर्बिट्रेशन ही रहा मुल्क में। आर्बिट्रेशन का एक तरह से आप समझें कि फ़र्क दूसरे जो मोड्स हैं उनसे ये है कि आर्बिट्रेशन का कानून ये कहता है कि अगर दो पार्टीज़ ने अपने मुआहदे में एग्री कर लिया कि वो अपने तनाज़े का फ़ैसला आर्बिट्रेशन के ज़रिए करेंगे, तो फिर कानून जो है उनको फ़ोर्स करता है कि आप उस मामले को आर्बिट्रेशन ही में लेके जाएंगे।
मीडिएशन जो है इसकी डेवलपमेंट बाद में हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फैमिली कोर्ट्स में आपको जो उनका कानून है उसमें आपको पता है कि जो आर्बिट्रेशन काउंसिल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट आया, और जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं उनके अंदर उनको मीडिएट करने के लिए, कहा तो उन्हें आर्बिट्रेशन काउंसिल जाता है लेकिन उनका मकसद बेसिकली मीडिएशन ही है, मीडिएट करने के लिए एक फोरम जो है वो प्रोवाइड किया गया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर इस मीडिएशन के अंदर जो है वो डेवलपमेंट शुरू हुई। फर्क मीडिएशन का, और आप कह सकते हैं कि जिस वजह से मीडिएशन को कुछ वक्त लगा डेवलप होने में, वो ये है कि ये बेसिकली वॉलंटरी है। इसके अंदर पार्टीज की कंसेंट जो है वो जरूरी है किसी ना किसी सेटलमेंट तक पहुंचने में, जबकि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो है वो ट्रिगर हो जाता है अगर आपने आपस में एग्री किया हुआ है, एक आर्बिट्रेटर ने अपॉइंट होना है, आर्बिट्रेशन ने अपने अंजाम तक पहुंचना है और उसके बाद एक अवार्ड आना है। लेकिन मीडिएशन जो है आहिस्ता आहिस्ता वो अब उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि ये भी बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, और बहुत से केसेस में दोनों पार्टीज चाहती हैं कि उनका मामला जो है वो कोर्ट में जाने के बजाय सालसी के जरिए तय पा जाए। लिहाजा अब इसको फॉर्मलाइज किया गया। एडीआर एक्ट आपके इल्म में है, इनैक्ट किए गए। फेडरल में कैपिटल टेरिटरी के लिए एडीआर एक्ट आया, चारों सूबों ने एडीआर एक्ट जो है वो इनैक्ट किए। इन एक्ट्स के अंदर मीडिएशन का मैकेनिज्म जो है वो दिया गया है कि कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर पार्टीज को मीडिएशन की तरफ रेफर कर सकती है। इसे हम कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन भी कहते हैं। अल्टीमेटली मीडिएशन कारामद सिर्फ उस सूरत में होगी अगर पार्टीज विलिंग है। अगर पार्टीज विलिंगली आपस में एक मुआहदा कर लेते हैं, एक सेटलमेंट पे आ जाते हैं, तो फिर मीडिएशन का फायदा है। लेकिन ये एक्ट क्या कर रहा है? ये एक्ट आपको फैसिलिटेट कर रहा है, ये अपॉइंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल फेडरल लॉ में न्यूट्रल्स उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये वो लोग हैं जो मीडिएशन के अंदर एक्सपर्टीज रखते होंगे, वो पार्टीज को बिठाकर आपस में समझाएंगे कि ये आपका मसला है। बहुत दफा तो पार्टीज को ये नहीं पता होता ना कि उनका आपस में डिस्प्यूट एक्चुअली किन चीजों पर है। अच्छा सर, ये बताया ना कि इसमें रवैयों का बड़ा एक मेजर रोल है। हमारे यहाँ रवैये इस तरह के हैं कि आई ड्रैग यू टू द कोर्ट या आई टीच यू अ लेसन। इस साइकी के होते हुए किस तरह आप देख रहे हैं कि ये एक्ट्स और ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये कोई हमें अपने पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? ऐसा नजर नहीं आ रहा, मतलब। और दूसरा जो इसका ज़िली सवाल है मेरा, कि हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन तो आप करवा लेंगे आर्बिट्रेटर से, उसके बाद जो अवार्ड है और उसके बाद जो एक लेंथी प्रोसेस है उसकी ऑब्जेक्शंस का, उसको चैलेंज का, और फिर फाइनली जो उसकी एग्जीक्यूशन का है, इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप किस तरह देख रहे हैं कि ये सिस्टम किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए, जो आपने रवैयों की बात की वो ठीक है। कुछ रवैये हमारे यहाँ कुछ एक ख़ास तबके के ऐसे हैं कि जी हम जैसे आप कहें कि वो बड़े लिटिगेशन फ्रेंडली होते हैं और हर चीज़ के ऊपर अपने ओपोनेंट को उससे बाजी ले जाने के लिए या उस पर प्रेशर डालने के लिए मुकदमों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में उसका जो सद्देबाब है वो मुख्तलिफ तरीके से होना चाहिए। वो ये कि हमारी अदालतें जो हैं कॉस्ट्स इम्पोज करें, प्यूनिटिव कॉस्ट्स इम्पोज करें, जहां पर फ्रिवलेस मुकदमे कोई अदालतों के अंदर लेके आ रहे हैं सिर्फ इस मकसद से कि भई आपने अपने ओपोनेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालना है, उनको रोकने का वो तरीक़ाकार है। बहुत सारे इसमें बेस्ट साहब लोग ऐसे अदालतों में आते हैं और उनके तनाज़ात ऐसे होते हैं जिनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं होता अब सिवाय इसके कि वो अदालत में वो इस इशू को लेके आए। देखिए ना, आपके किराएदारी के इशूज़ हैं, ये चेक्स वगैरह के मामलात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हैं जो आपस के लेन-देन के मामलात होते हैं। जब आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो और लोग कहाँ जाएँ? अदालतों से ही रुजू करना है ना। मगर ये वो मुकदमात हैं जिनमें किसी का नेसेसरीली ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक शख्स ये सोच रहा हो कि जी मैंने इसको कोर्ट में ले जाना है और मैं इसको सबक सिखाऊँगा। वो आपस में जेन्युइनली चाहते हैं कि उस मसले का हल निकल आए। लेकिन मार्केटों में आप देखें मसालती कमेटियां बनी हुई हैं। आप किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएं, लाहौर की ताजरों की अपनी मार्केटें, उसके बावजूद लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स और मीडिएशन सेल भी है, फिर भी मुकदमात की इतनी भरमार अदालतों में क्यों आ रही है? मतलब जो सवाल जो मैं चाह रहा हूँ कि आप एड्रेस करें कि क्या वजह है कि चीज़ें मौजूद हैं, अल्टरनेटिव ज़रिए मौजूद हैं, अब तो कानून भी है लेकिन फिर भी भरमार है अदालतों में। क्या हमारी अदालतों पर लोगों का बहुत इन्हिसार है, या ये रवैये ही है कि आपने एक दूसरे को टीज़ करना है? मेरे ख्याल में रवैयों से बात, रवैये सिर्फ एक फैक्टर नहीं। और हम ये कहें ना कि जी सिर्फ एक रवैया है, ये भी
कोई हमारी कौम मखसूस तो नहीं है इस हवाले से। और बड़े सारे फैक्टर्स हैं। देखिए ना, हमारे यहाँ लिटिगेशन की कॉस्ट ही कोई नहीं है। फ्रिवलेस मुकदमे अगर आप ले भी आए कोर्टों के अंदर, तो उसका आपको कोई कॉन्सिक्वेंस ऐसा खास फेस नहीं करना पड़ता। बहुत सारे वकला नहीं, ऐसे अब तो हैं कॉस्टें जो पड़ कि रही हैं हाई कोर्ट में। अब पढ़ रही हैं, लेकिन नीचे जो अदालतें हैं वहां पे आप देखें कि उस तरह से आपको कॉस्ट इम्पोज नहीं होती। आए दिन हम देखते हैं कि फ्रिवलेस मुकदमे आते हैं, अदालतें खारिज भी करती हैं, लेकिन कॉस्ट इम्पोज नहीं होती। और फोरम्स तो वो है ना जहां से आपको लोगों को डिटर करना है, रोकना है कि वो ना केसेस लेके आए, ताकि वो चलते चलते हाई कोर्ट के लेवल पे ना पहुंचे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी रीजन है। जब तक आप डिटर नहीं करेंगे लोगों को, मुकदमे लेके आना आसान है, तब तक लोग जो है वो मुकदमे लाते जाएंगे। दूसरी वजह, देखिए, मुकदमों का फैसला होना भी बहुत अहम है। तभी आपको जिस वक्त लगता है कि देखिए इतने मुकदमे अदालतों के सामने, उनकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि बहुत मुकदमे दायर हो रहे हैं और लोग बहुत सारे मुकदमे अदालतों में ला रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि बहुत से मुकदमों को जिस रेट के साथ और जिस स्पीड के साथ डिसाइड होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा, डिस्पोजल उस तरह से नहीं है। उसकी भी वजूहात हैं। हमारे प्रोसीजरल लॉज के अंदर कुछ खामियां हैं जिनका अब अमेंडमेंट्स आई हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारी अदालतों में इतने सारे मुकदमे। सिर्फ इसका ताल्लुक मेरे ख्याल में रवैये से नहीं है, बेशुमार फैक्टर्स हैं जो प्ले इन करते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारी अदालतों के अंदर मुकदमों का इतना प्रेशर है। उसी प्रेशर को कम करने के लिए ये एडीआर की तरफ अगर हम वापस आएँ, तो ये मैकेनिज्म जो हैं ये लाए गए हैं, ताकि वो केसेस एटलीस्ट जिनका सेटलमेंट हो सकती है अदालत से बाहर, पार्टीज एग्रीएबल हैं और इस तरह के रवैये नहीं रखती हैं, वो इश्यूज जो हैं वो अदालत से बाहर उनका फैसला हो, वक्त भी बचे, पैसा भी बचे, अदालत के ऊपर केसेस का लोड भी कम हो। आपको ऐसा लगता है कि बार काउंसिल इसमें कोई रोल प्ले कर सकती हैं? कोई हिंड्रेंस उनकी तरफ से तो नहीं है? अगर हिंड्रेंस है तो शायद वो एक गुमान की हद तक होगी। ये गुमान के जी एडीआर के मैकेनिज्म्स आने से हो सकता है वकीलों के पास किसी वजह से काम कम हो जाए। मेरे ख्याल में ये ऐसी बातें हैं जो कि अगर आप इनको इन प्रैक्टिस देखेंगे तो इनसे इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, और बहुत सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स आपको ये बताएंगे कि जब किसी वकील का भी केस जो है उसका फैसला हो जाता है, या कोई ऐसा केस जो मुकदमों आप लेके आते हैं और पार्टीज की आपस में सुलह हो जाती है, तो वकील भी खुश होते हैं कि चले यार एक केस जो है वो हमारी तरफ से चला गया, हमारे हमारे कॉज लिस्ट में से निकल गया और हमारे ऊपर भी वर्कलोड जो है कम हुआ, या आप किसी और केस को उतना टाइम जो है वो दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उससे बहुत ज़्यादा वकला के ऊपर इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली नहीं होगा, ये गुमान हो सकता है। अदरवाइज रोल क्या प्ले कर सकती हैं बार काउंसिल? मेरे ख्याल में बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि कोर्ट्स को एड किया जा सकता है। कोई ऐसा मुकदमा कोर्ट्स ने आइडेंटिफाई करने हैं जी मुकदमे जिनको मीडिएशन की तरफ भेजा जाए, तो लॉयर्स एंड बार काउंसिल्स कैन हेल्प इन एडिंग द कोर्ट इन आइडेंटिफाइंग केसेस जिनको जो है आप भेज सकते हैं मीडिएशन की तरफ। इसी तरह जहाँ पे मामलात आर्बिट्रेशन की तरफ आते हैं और वो हम डिस्कस करते हैं कि आर्बिट्रेशन में कौन कौन से इश्यूज हैं, वहाँ पर भी लॉयर्स एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं कि जो आर्बिट्रेशंस हैं उनको बजाय इसके कि स्टॉल किया जाए, रोका जाए, उनको उनकी ट्रू स्पिरिट में किया जाए। मकसद ये है कि ये आपको एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही हैं जिससे जो डिस्प्यूट है उसको जल्दी हल होना चाहिए और टाइमली जो है अपने कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। तो सर ये बताइए कि क्या वजह है कि आज तक हम अपना 1940 का जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसको बेहतर नहीं कर सके, उसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं ला सके? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि जो हमारा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और बिलखसूस आर्बिट्रेशन वाला मामला है ये थोड़ा स्पीडी हो जाए? होता ऐसे है कि यू गो इन एज अ बुल एंड यू कम आउट एज अ सॉसेज इवन इन आर्बिट्रेशन। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं? बात आपने सही की है, और जो आपने मिसाल दी वो भी कि अब हम अगर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को देखें तो इसके एक तो ये कानून बहुत पुराना है, उस वक्त के लिए शायद ये बड़ा मुनासिब हो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आप समझें डेवलपमेंट्स हुई हैं आर्बिट्रेशन के अंदर। और दूसरी बात यह है कि हमारा अगर तो निज़ाम इस नौइयत का होता कि आप इस कानून को लेकर भी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते, तो फिर शायद इस कानून में भी कोई मसला नहीं था। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम। कसूर किसका है? कसूर किसी एक पार्टी का आप नहीं कह सकते कि आर्बिट्रेटर का कसूर है या वुकला का कसूर है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं लॉ के अंदर, इस कानून के अंदर डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से इसका जो मकसद था कि केसेस जो हैं उनको एक्सपेडिशियसली डिसाइड किया जाए वो नहीं हो सका। बड़ी दफ़ा कोशिश की कि रिफॉर्म किया जाए इस कानून को, कमिटीज़ बनी हैं, प्रपोजल्स आए हैं, लॉज के ड्राफ्ट्स भी शेयर हुए हैं, लेकिन वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है आर्बिट्रेशन लॉ रिव्यू कमेटी, और उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो इस लॉ को देखें और इसके अंदर जो जो रिफॉर्म्स आने हैं उनको देखें। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इज़ हेडिंग दैट कमेटी, और उसमें काफ़ी सारे एमिनेंट लॉयर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, और उम्मीद ये है कि इस कमेटी में जो काम होगा उसके ज़रिए इस लॉ के अंदर जो रिफॉर्म्स प्रपोज की जाएंगी वो इफ़ेक्टिव होंगी। इसके अलावा ये है कि देखें हम अब इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि उस पॉइंट पर हैं अब इन आर हिस्ट्री एंड यू नो वेयर वी नीड टू बी इन सिंक विद जो भी ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी ग्लोबल ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उनको देखते हुए अपने निज़ाम को भी इंक्लूडिंग आर लीगल सिस्टम को स्ट्रक्चर करना है। अब जब लोग बाहर से आते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जिनमें से एक चीज़ ये भी होती है क्योंकि इन्वेस्टर्स यूजुअली कोर्ट्स में नहीं जाना चाहते, उन सब के एग्रीमेंट्स में आर्बिट्रेशन क्लॉजेज होते हैं। हाँ, इसके ऊपर ये सवाल जी एक और भी है। एग्जैक्टली। तो वो ये देखते हैं कि जी हम जिस मुल्क में जा रहे हैं क्या उसका आर्बिट्रेशन का कानून जो है वो इतना रोबस्ट है कि अगर हमारा मामला कोई डिस्प्यूट में चला जाए तो हम साल साल लटके नहीं रहेंगे, हमें फौरी तौर पर जो है उसका कोई डिसीजन जो है वो मिलेगा। यहाँ पे एक सवाल है कि ठीक है, वो हमारे अदालती सिस्टम पर उस तरह का कॉन्फिडेंस शो नहीं करते, लेकिन जब आर्बिट्रेशन की होती है, और आप तो ये काम करते हैं और हमने भी देखा है कि वो आर्बिट्रेशन क्लॉजेज में वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन, दुबई या बाहर, उसकी क्या वजह है? आर्बिट्रेशन क्या हमारे यहाँ हो नहीं सकती है, या हमारे यहाँ वो मीडिएटर्स या आर्बिट्रेटर्स उस पाए के या उस लेवल के नहीं है? मतलब आसान लफ्जों में अगर आप बता सकें कि क्या वजह है इसकी? जी, सो देखें इसकी वजह ये है कि एक तो आपके इल्म में है कि जो फॉरेन अवार्ड जिसे कहा जाता है वो बुनियादी तौर पे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिसके तहत उस अवार्ड को रिकग्नाइज और इन्फोर्स किया जाता है। अब अगर आप उस रिजीम में आ जाते हैं, सो दो आप समझें कि दो हमारे मुख्तलिफ रिजीम्स बन गई। एक जो आपकी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 से गवर्न हो रही है, और एक वो जो कि फॉरेन अवार्ड से रिलेट करती है। ये जो है ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन में कवर्ड है। अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि एक जो फॉरेन अवार्ड है उसको आप जितने भी मुल्क न्यूयॉर्क कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं उनमें से किसी भी मुल्क में ले जाके उस अवार्ड को आप इन्फोर्स। फिर अगर आप सीट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन रखते हैं तो जो चैलेंजेस टू दी अवार्ड हैं वो भी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन में ही लाए जा सकते हैं। वहाँ पे उनका कानून बहुत सख्त है इस चीज़ के बारे में कि आप अवार्ड को किन ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो अवार्ड का चैलेंज है वो साल हर साल नहीं चलता, फौरी तौर पे उसको डिसाइड किया जाता है या बहुत ही छोटी मुद्दत में डिसाइड किया जाता है, तो इसलिए भी वो उसको प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में भी दो मुख्तलिफ रिजीम्स बन गई हुई हैं फॉरेन अवार्ड्स और डोमेस्टिक अवार्ड्स या डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए। जो फॉरेन अवार्ड्स हैं और फॉरेन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स हैं वो हमारा एक फॉरेन इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स एंड फॉरेन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स एक्ट है 2011 का, उसके तहत जो है उनको डील किया जाता है। उनकी इन्फोर्समेंट की एप्लीकेशन डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल की जाती है और हाई कोर्ट जो है उन अवार्ड्स को रिकग्नाइज और फिर इन्फोर्स करता है। उसमें भी बड़ा टाइम लगता है, वो लगता है, लेकिन कदरे कम टाइम लगता है। जो हमने देखा है वो ये है कि कदरे कम टाइम लगता है कंपेयर्ड टू जो हमारे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म है। अब उसमें आप देखिए ना, जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा अब फर्क कितना है कि डोमेस्टिक जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है उसके तहत जब एक अवार्ड आ जाता है तो वो अवार्ड जो है उसके खिलाफ पहले ऑब्जेक्शन सिविल कोर्ट में होती है, उनका फैसला आता है, उसके बाद उसके खिलाफ अपील होती है हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से फैसले के बाद बाजुकात सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया जाता है केस को। फिर फर्ज करें उस अवार्ड को सारे फोरम्स की तरफ से वैलिडिटी मिल जाती है और वो अवार्ड जो है एक फाइनल अवार्ड की सूरत इख्तियार कर जाता है, फिर इजरा का प्रोसेस शुरू होता है विच इज़ द सेम एज एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री ऑफ अ कोर्ट। तो आप देखें
जो इफादियत थी उस कानून की, जिस मकसद के लिए वो कानून बनाया गया और वो एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो रखा गया, वो मकसद तो खत्म हो गया। सो ये वो एरियाज हैं जिनके ऊपर काम की जरूरत है कि हम ये देखें कि चैलेंजेस टू दी अवार्ड जो हैं वो किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको लिमिट किया जाए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक लिमिट किया है, मगर इन चीजों को देखा जाए कि भाई एक अवार्ड आ गया है तो अब अवार्ड आने के बाद भी अगर उतना ही टाइम या उससे ज्यादा टाइम लगना है जितना आर्बिट्रेशन में लगा तो उसकी तो कोई इफादियत नहीं। दूसरी अहम चीज मेरे नजदीक ये है कि हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन, जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होती है, उसके अंदर कोई रूल्स नहीं है जो ये गवर्न करें कि वो आर्बिट्रेशन चलनी कैसे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, या उसमें जो रूल्स ऑफ एविडेंस हैं वो कौन से अप्लाई करेंगे। कानून शहादत तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि वो अप्लाई नहीं करता टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स अक्सर आर्बिट्रेशंस में वो ले आते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड के प्रिंसिपल्स ले आते हैं। तो होता क्या है, आप एक डिफेक्टो सिविल ट्रायल में चले जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कोर्ट में नहीं है, आप किसी कमरे में बैठे हुए होते हैं और वहां पे 2 आर्बिट्रेटर्स हैं, कर रहे हैं काम, लेकिन चल आर्बिट्रेशन हमारी उसी तरह रही होती हैं जैसे सिविल ट्रायल। मैं आपको बताऊं, एक आर्बिट्रेशन मैंने की, उसमें कम से कम मेरे ख्याल में कोई 10 एक साल लगे, और उस दौरान कोई 3 आर्बिट्रेटर्स जो हैं, 2 आर्बिट्रेटर्स थे जिन्होंने सक्सेसिवली उससे माजरत की क्योंकि उनके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेल्थ इश्यूज डेवलप हो गए थे और वो नहीं कर सकते। आप देखिए, इतना लंबा अरसा जो है, इस अगर आर्बिट्रेशन को कंक्लूड करने में लग रहा है तो आर्बिट्रेशन में और सिविल सूट में तो कोई फर्क नहीं रह गया। ये जो दूसरी आपने बात की ना कि बाहर के क्यों रखते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि सीट लंदन की रखते हैं, वहां पे एक बहुत अहम चीज ये है कि वहां पे ये इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं आर्बिट्रेशन के, जैसे लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, या आईसीसी है, या सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है। इनके रूल्स हैं जिनके मुताबिक आर्बिट्रेशन कंडक्ट की जाती है। वो रूल्स बहुत एफिशिएंट हैं, वो रूल्स बहुत क्लियर हैं कि आपने कितनी देर में, कितनी मियाद में क्या चीज करनी है। अगर एक इशू डेवलप हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई आर्बिट्रेटर रिजाइन कर जाते हैं तो उसको किस तरह से डील करना है, या कोई और एप्लीकेशन है उसको किस तरह से डील करना है, बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं। तो जब आप उन रूल्स को अडॉप्ट करके आर्बिट्रेशन करते हैं तो हमने देखा कि वो कहीं तेज और कहीं जल्दी वो आर्बिट्रेशन अपने अंजाम को पहुंचती है बनिस्बत इसके कि हम जब बगैर किसी रूल्स के, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं एड हॉक आर्बिट्रेशन करते हैं 1940 के एक्ट के तहत। अच्छी बात यह है कि अब जो ये कमेटी बनी है, इसके अंदर एक चीज जो मैं पढ़ रहा था वो ये है कि जो हम कमेटी है वो इस चीज पे भी गौर करेगी कि पाकिस्तान में भी एक आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाए, जो कि ये जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हैं उनके हवाले से वो उनको एक तरह से एडमिनिस्टर करेगा और उसमें रूल्स होंगे। तो इस तरफ देखेंगे कि किस तरह से आर्बिट्रेशन को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। थैंक यू सर, आपने बहुत तफसील में हमें बताया और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ डू गिव अस योर फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।